नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और गिरावट की और बताएंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई में भारतीय बाजारों से पैसे निकालकर भागने की होड़ क्यों मची है और क्या कोरोना के बढ़ते मामलों का खौफ लगातार तीसरे साल अप्रैल को शेयरों के लिए अफरा तफरी का महीना बना सकता है या इस गिरावट में एक बार फिर कमाई का मौका नए निवेशकों को दावत दे रहा है। साथ में बात करेंगे भारत में गरीबी को लेकर आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट को लेकर और जानेंगे कि क्या वाकई भारत में चरम गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो गई है और यह भी कि भारत में पिछले कुछ सालों में किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी है। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई के मोर्चे पर भी झटका लगा है। आज जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% हो गई है। यह फरवरी महीने में 13.11% थी और लगातार कई महीनों से 2 अंकों में चली आ रही है। खाने पीने की चीजों, प्राइमरी आर्टिकल्स, ईंधन और बिजली की थोक कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। पिछले हफ्ते जारी मार्च की खुदरा महंगाई दर करीब 6.9% दर्ज की गई और यह आरबीआई के अनुमान से कहीं ज्यादा है। थोक और खुदरा महंगाई में बुनियादी फर्क यह है कि थोक महंगाई फैक्ट्री गेट तक उत्पादों के मूल्य को ट्रैक करती है, यानी इसमें सप्लाई चेन के कई स्तरों पर होने वाला वैल्यू एडिशन और टैक्सेशन शामिल नहीं होता है। खुदरा महंगाई दर कंज्यूमर की जेब पर पड़ने वाले असर यानी कीमतों के आखिरी छोर को ट्रैक करती है। थोक महंगाई दर आगे चलकर रिटेल आंकड़ों पर भी असर डालती है। दूसरी सुर्खी भी कीमतों में झटके को लेकर है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी सभी तरह की कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से आज एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया कि इस महीने सभी मॉडलों की एक शोरूम कीमतों में 1.3% तक इजाफे की योजना है। कंपनी घरेलू बाजार में ऑल्टो से लेकर एस क्रॉस तक कई मॉडल्स बेचती है और कीमतों में इजाफा अलग अलग मॉडलों के लिए अलग अलग होगा। कंपनी ने इस प्राइस हाइक के पीछे कच्चे माल की महंगाई को वजह बताया है। गौरतलब है कि मारुति इनपुट लागत का हवाला देकर जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक अपने वाहनों की कीमतों में करीब 8.8% की बढ़ोतरी कर चुकी है। मौजूदा बढ़ोतरी को जोड़कर देखें तो कह सकते हैं कि मारुति की कारें एक साल में औसतन 10% महंगी हो गई हैं। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। आज शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट ने एक बार फिर पिछले 2 वर्षों से मार्च अप्रैल में मचे कोरोना के कोहराम की याद दिला दी है। चीन में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और दिल्ली सहित देश के कई शहरों से संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर कोविड को लेकर हम सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। जाहिर है इस तरह की कोई भी चिंता शेयर बाजारों में सबसे पहले भांप ली जाती है। तो क्या आज की गिरावट के पीछे बड़ी वजह कोविड की टेंशन है या कुछ और, जिसने भारतीय बाजारों में सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई को पैसे निकालने यानी शेयरों की बिकवाली पर मजबूर कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशकों ने पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों से 4,500 करोड़ रुपए निकाले। इसके पहले 3 हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने करीब 20,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी और पिछले पूरे साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में एफआईआई ने 1,40,000 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की है। लेकिन सबसे ज्यादा बिकवाली पिछले 2-3 महीनों यानी जनवरी से अब तक हुई है। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें बताई जाती हैं, एक यूक्रेन रूस वॉर और दूसरी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने की शुरुआत। आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिका में ब्याज दरों में इजाफा पूरी दुनिया के क्रेडिट मार्केट को प्रभावित करता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा ब्याज मिलने पर अमेरिकी निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर वहां लगाते हैं। इससे दुनिया भर की मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में तेजी आती है। चूंकि डॉलर में लेन देन अमेरिका से भी ज्यादा अमेरिका के बाहर होती है, ऐसे में यह दुनिया भर के बाजारों पर असर डालता है। महंगे डॉलर को भुनाने के लिए भी विदेशी निवेशक यहां से पैसा निकालते हैं। बाजारों में बिकवाली की वजहों पर बात करने के लिए एक्सपर्ट के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जान लें कि आज शेयर बाजारों में हुआ क्या। बीते हफ्ते लगातार 3 दिन गिरकर बंद हुए शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले दिन खुलते ही धड़ाम हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक यानी सेंसेक्स 1,130 अंक या कह लें करीब 2% टूटकर 57,209 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 300 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की।
दोनों सूचकांक दिन भर पूरे कारोबार के दौरान करीब 2% नीचे ट्रेड करते रहे और आखिरकार सेंसेक्स 1172 पॉइंट नीचे और निफ्टी 302 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। दिन के कारोबार में निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। सेंसेक्स में करीब 18% के वेटेज रखने वाले दो शेयरों एचडीएफसी और इन्फोसिस में सबसे ज्यादा गिरावट आई। इन्फोसिस के शेयर 7% तक टूटे। हालांकि इन कंपनियों के तिमाही नतीजे हमेशा की तरह ठीक ठाक ही रहे हैं, लेकिन शायद मार्केट की उम्मीदों से कमतर रहे। बहरहाल हमने एक्सपर्ट से पूछा कि बाजार को झकझोरने वाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की बकवाली क्यों हो रही है और यह कब तक चलेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा। मेनली इसका मेन रीजन जो लग रहा है, जो स्टॉक मार्केट में भी आज क्रैश हो रहा है, और मेन जो कॉन्टेक्स्ट आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, और उससे एक दर्शकों को मिल जाता है कि और अच्छे से समझ आएगा कि हम ये बताएं कि 2022 में मान लीजिए जो जनवरी 1 से लेके और आज हम 18 अप्रैल की बात कर रहे हैं, इनके 3-3.5 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जो है एफपीआई का वो बाहर गया है। मतलब हिंदुस्तान से वो स्टॉक मार्केट से वो बाहर गया है अमेरिका में या और जो देश हैं, खासकर जो डेवलप कंट्रीज हैं। और उसमें उस कारण से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक लेवल पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है। उसका कारण मेनली ये है कि जो इन्फ्लेशन चल रहा है, खासकर जैसे अमेरिका में जो है वो 8.5% जो है वो इन्फ्लेशन रेट हो गया है, और वैसे ही जो 7.5% जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंग्लैंड में है। तो इतना हाई इन्फ्लेशन रेट होने के कारण से वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है जिसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, और जो इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है जिसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, ये बैंक ये कह रहे हैं कि हम अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे वो, क्योंकि उनको एक तरह से इन्फ्लेशन को रोकना है, जो मुद्रास्फीति में इतनी ज़्यादा हुई है। ये बोला जा रहा है कि जो अमेरिका में पिछले 40 सालों में बहुत अधिक स्तर पे है, 8.5% बहुत ज़्यादा है। पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा है इस टाइम जो मुद्रास्फीति दर है अमेरिका में। तो उससे उनको लगता है कि हम जो मुद्रा की जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे, और जैसे ही कम होगी तो हम मांग जो है कम कर देंगे, और जिससे जो है हमारा कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है, जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उसमें कमी आएगी। ये कारण जो है उनको ये लग रहा है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के एक्सपेक्टेशन में, जिसमें ये कहा गया है, हम पहले भी खर्चा पानी में बात करते रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व ये बोल रहा है कि हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है वो 0.25% जो है वो 3 बार बढ़ाएंगे। मतलब 0.75% जो है वो फाइनेंशियल ईयर में हम इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक तरह से इंसेंटिव लग रहा है, या एक तरह से कहें कि उनको ये लग रहा है कि हमें अधिक जो है वो ब्याज की दर मिलेगी, जो कि भारतीय बाजारों में मिल रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब हिंदुस्तान में जो उनकी ब्याज की दर है वो तो रुपए में जो है वो काउंट की जाती है, और यदि अमेरिका में यदि वो निवेश करेंगे तो वो तो डॉलर में काउंट की जाएगी। तो इसलिए वहाँ यदि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 0.75% जो है उनको हायर रिटर्न मिलेगा, तो इसलिए वो जाने के जो है वो तत्पर हैं, जा रहे हैं। इसलिए ये डेटा आ रहा है जो आपने कहा कि 4,500 जो करोड़ रुपया है वो पिछले हफ्ते गया है, और वो जितनी बिकवाली जो है वो आज भी हुई है, इस कारण से वो बहुत मेजर इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट में डाल रहा है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 2022 में वो 1 लाख करोड़ रुपया बाहर ले जा चुके हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं। और नॉट ओनली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाहर जाने से जो है स्टॉक मार्केट में इंटरवेंशन हो रहा है, नहीं तो और भी चीजें हैं। जो इन्फ्लेशन रेट हाई इंडिया में है, उस कारण से भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है वो कमजोर दिख रहा है मार्केट में। और इवन अभी वर्ल्ड बैंक का भी डेटा आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 8% रहने वाली है। तो वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है मार्केट को हिट कर रहा है। और चौथा पॉइंट तो है इंटरनेशनल लेवल पे कि जो यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है वो बढ़ ही रहा है, और जो अटैक है वो कैपिटल सिटी जो कीव है उस पर हुआ है, और उससे हमारे जो प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, वो भी हमें मतलब हायर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसलिए वही मुझे लगता है कि जो 4-5 कारण हैं, और मेनली इसमें जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वाला जो रीजन है
वो स्टॉक मार्केट को हिट कर रहा है। भारत में गरीबी और आर्थिक हालात को लेकर विदेश से अच्छी खबरें कम ही आती हैं, लेकिन गरीबी को लेकर वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट आपको सुकून दे सकती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी 8 साल में 12.3% तक घटी है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में कहा गया है कि भारत ने चरम गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी को लगभग खत्म कर लिया है। 2011 में चरम गरीबी 22.5% थी, जो 2019 तक करीब 12.3% घटकर 10.2% रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 में गरीबी का स्तर 26.3% था, जो 2019 तक 14.7% घटकर 11.6% हो गया। वहीं शहरी क्षेत्रों में 2011 में गरीबी 14.2% थी, जो 2019 तक 7.9% घटकर 6.3% रह गई। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में 2011 से 2019 के बीच की बात की गई है और इसमें 2020 में आई कोरोना महामारी के आम आदमी पर असर का जिक्र नहीं है। ऐसे में संभव है कि कोविड के चलते गरीबी घटाने की कोशिशों को झटका लगा हो। रिपोर्ट यह भी कहती है कि बीच बीच में इस रुझान में रिवर्सल भी हुआ है, यानी कई ऐसे मौके आए जब गरीबी घटने के बजाय बढ़ गई। फिलहाल रिपोर्ट में एक खुशनुमा रुझान यह भी है कि भारत में कम जमीन वाले किसानों की आय बढ़ी है। 2013 से 2019 के सर्वे के बीच छोटे किसानों की आय में 10% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, वहीं बड़े किसानों की आय करीब 2% बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट इसलिए भी मायने रखती है कि देश में सरकारी विभागों की ओर से इस तरह के आंकड़े कम ही जारी होते हैं और दूसरा, ये भारत के प्रति ग्लोबल नजरिया बदलने में काफी कारगर हो सकता है। खैर, हमने एक्सपर्ट से इस रिपोर्ट की बारीकियों के बारे में जानना चाहा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बेसिकली रिपोर्ट ही है और मैक्रो लेवल पे है, और उसके लिए समरी हम देखें तो दो प्रोमिनेंट पॉइंट हम कह सकते हैं, दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। एक तो यही कि जो 2019 में 2011 के मुकाबले, मतलब जो लगभग 8 सालों में वो भारत में गरीबी की जो दर है, खासकर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी दर है, वो कम हुई है। वो 12.3% में एक तरह से परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है। यदि उनको और आसान शब्दों में कहें तो जो पॉवर्टी रेट था, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जो था भारत का, जिसमें गरीब लोगों कितने हैं, उनको कितने, मतलब एक तरह से 2 टाइम का खाना, या यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट है कि $1.25 जो है वो दिन का कमा पाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, और उससे कम कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो जो डॉलर है एक दिन में कमाते हैं, उससे कम वो जो दर थी वो 22.5% थी 2011 में। जो जिनकी जो आय थी वो अफोर्ड कर पा रहे थे एक दिन का खाना, जो कि मतलब क्रिटिकल भी है एक तरह से, बहुत डिबेटेबल भी है, लेकिन ये पॉइंट है कि $1.25 है उससे कम कितने प्रतिशत लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। तो वो 2011 में एज पर वर्ल्ड बैंक वो 22.5% था, और 2019 में वो 10.2% है, मतलब 10.2% 2019 में हो गया है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि रूरल एरियाज में वो ये जो पॉवर्टी रेशो है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 2019 में वो 10.2% हो गई है, इन कंपैरिजन टू की जो वो हम बात कर रहे हैं 2011 में वो 22.5% थी। उसमें जो है इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रूरल एरिया में जो पॉवर्टी रेट है वो तेजी से घटा है, और वो रूरल एरिया में जो पॉवर्टी रेशो थी वो थी 2011 में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं 26.3%, और अब जो हो गई है वो हो गई है 11.6%, मतलब 2019 में। और यदि हम बात करें अर्बन एरियाज की, वैसे तो कम था लेकिन और कम हो गया है वो, लेकिन एक लेवल पे रूरल एरिया में ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और यदि हम इसको एक तरह तुलनात्मक रूप में देखें तो 14.2% जो था वो 2011 में था, जो शहरी क्षेत्र थे, और अब जो है शहरों में वो 6.3% जो है वो गरीबी दर होगी। इसका मतलब 6.3% जो लोग हैं वो उनको $1.25 से कम उनके पास पैसा है हिंदुस्तान में। इसका मतलब ये है, सीधा यदि हम आसान शब्दों में कहें कि इस काल में 2011 और 2019 के बीच में रूरल और अर्बन पॉवर्टी रेशो जो है कम हुई है, इसलिए वो नेशनल लेवल पे हमें दिख रहा है कि वो लगभग 10% अब हो गया, किसी टाइम में 22.5% थी। तो एक लेवल पे कहा जा रहा है कि क्या रीजन हो सकते हैं उसके, लेकिन मतलब ये हमें ध्यान रखना होगा कि लिमिटेशन जो है मैक्रो लेवल डेटा की होती है, और उसमें ये हमें कहा भी गया, इकोनॉमिक्स में हम बात भी कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि जो
ये एक तरह से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, खासकर जो प्रधानमंत्री जो है अन्न योजना जो चल रही है, जिसमें कि 5 किलो अनाज की जो बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट तो दिख रहा है और उससे लोगों को कम से खाना मिल रहा है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट यही है कि अर्थव्यवस्था में आप सिर्फ सब्सटेंस लेवल पे लोगों को रखना चाहेंगे या नहीं, और उसमें ये भी बात है कि रोजगार से भी रिलेटेड बात होती है। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब 2019 में डेटा जब आया था तो जैसे 40 सालों में हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में हाईएस्ट है, वही हिंदुस्तान की भी स्थिति जो है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हायर लेवल पे चला हुआ है, जो कि हमें पता ही है वो एक लेवल पे 7% हो गया है। तो सिमिलरली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 40 सालों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट उसमें नहीं हो रहा है। तो ये मैक्रो लेवल डेटा की ये लिमिटेशन होती है। और दूसरा आपने पॉइंट कहा ही था कि ये बेसिकली डेटा जो है वो 2019 तक है, और हमें ध्यान देना होगा कि 2019 के बाद जो कोविड के कारण जितना इम्पैक्ट कंजम्पशन पैटर्न में हुआ है, और खर्चा पानी में बात करते रहे हैं कि जो कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है कोविड में, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हायर लेवल पे हुआ है। और उसके बाद रिपोर्ट आई है कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है एंड वेल्थ है उसमें काफी इंक्रीज हुआ है, जिसमें हमें डेटा को कोट करते रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉटम 50% जो लोग हैं उनके पास जो है 6 से लेके 10% जो है वो आय या संपत्ति है, और जो टॉप 10% के पास जो है वो 60 से लेके 70% जो है वो संपत्ति या आय है हिंदुस्तान की। तो उस लेवल पे ये डेटा कहीं ना कहीं उस तरह की चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, और खासकर कोविड-19 में। तो मुझे लगता है कि यदि उसको इंक्लूड किया जाएगा तो ये नंबर बिल्कुल बढ़ा हुआ मिलेगा हम, और रेट भी साथ में। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।